नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एजुकेशन SOA। शिक्षा स्नातक B.Ed हिंदी द्वितीय वर्ष वृत्तिक दक्षता में वृद्धि हेतु पाठ्यक्रम BSL-123 शिक्षा में नाट्य एवं कला। खंड 1 शिक्षा में नाट्य एवं कला। इकाई 3 सामाजिक हस्तक्षेप के लिए नाट्य एवं कला। 3.1 प्रस्तावना। पिछली इकाई में हमने सामाजिक अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने में नाट्य की भूमिका और नाट्य को समालोचक शिक्षण शास्त्र के रूप में प्रयोग करके विभिन्न मुद्दों पर चिंतन करने पर चर्चा की। नाट्य उन व्यक्तिगत अनुभवों के महत्व को समझने में मदद करता है जो आपकी पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने बच्चे के रचनात्मक अभिव्यक्ति के विकास में नाट्य एवं कला की भूमिका पर भी चर्चा की। आपको समझना चाहिए कि किसी भी कला का उच्चतम लक्ष्य है आत्मबोध, जानना, अवलोकन तथा जागरूकता पैदा करना। यह विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है। एक पीड़ित एवं बढ़ता सचेत व्यक्ति NCF-2005 की चर्चा भी इकाई 2 में की गई। हमने एक समावेशी कक्षा बनाने में नाट्य एवं कला की भूमिका पर बल दिया। अब इस इकाई में हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे नाट्य एवं कला सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों को समझने के साथ साथ स्थानीय एवं वैश्विक संस्कृति को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 3.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप नाट्य एवं कला के माध्यम से सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझ सकेंगे। नाट्य एवं कला के माध्यम से स्थानीय संस्कृति की व्याख्या कर सकेंगे। अपने नाट्य एवं कला के माध्यम से अन्य संस्कृतियों की सराहना कर सकेंगे। स्थानीय कारीगरों के साथ परस्पर संवाद का आयोजन कर सकेंगे। प्रदर्शनियों, स्थानीय मेलों एवं स्थानीय रंगमंच की भूमिका की सराहना कर सकेंगे। और नाट्य एवं कला के माध्यम से वैश्विक संस्कृति की व्याख्या कर सकेंगे। 3.3 नाट्य एवं कला के माध्यम से सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों को समझना। एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु इन मुद्दों का नाट्य एवं कला के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई शिक्षार्थी किसी सामाजिक मुद्दे पर भूमिका निर्वाह में सम्मिलित होता है तो वह समस्या में स्वतः महसूस करता है एवं स्वतः ही सामाजिक मुद्दे अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। एक शिक्षक विभिन्न काल्पनिक स्थितियों एवं वातावरणों में शिक्षार्थियों को सम्मिलित कर सकता है जो शिक्षार्थियों के लिए एक नई जागरूकता पैदा कर सकते हैं। नाट्य में शिक्षार्थी किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं और इस समस्या से नहीं डरते क्योंकि यह वास्तविक जिंदगी की समस्या की तरह व्यक्तिगत नहीं होती। नाट्य में अलग अलग पात्रों की भूमिका निभाते हुए विद्यार्थी के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, किसी समस्या की अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं एवं स्थिति की बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। DV 1985 का कहना है कि साहित्यिक प्रस्तुति में कलाकार को मुक्त करना सार्वजनिक मामलों पर वांछनीय राय के ऐच्छिक निर्माण की पूर्व शर्त है, जैसे सामाजिक जांच का मुक्त होना। प्रे 183 नाट्य एवं कला अभिव्यक्ति के लिए निर्गम द्वार प्रदान करके सामाजिक मुद्दों को संभालने के लिए शिक्षार्थियों की क्षमता बढ़ाने, किसी मुद्दे पर विशेष दृष्टिकोण का विकास करने एवं इन वास्तविक मुद्दों पर चिंतन करने के लिए पाठ्यक्रम में अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। सामाजिक मुद्दों को दर्शाने के लिए दृश्य कलाओं का आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। कुछ ज्वलंत सामाजिक मुद्दों के उदाहरण हैं गरीबी, जनसंख्या से संबंधी, भूखमरी के मुद्दे, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, जातीय संघर्ष, अप्रवास आदि। पर्यावरणीय मुद्दों के कुछ उदाहरण हैं प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, भूमि उपयोग, प्रजातियों का विलुप्त होना, कचरे का निपटान, ऊर्जा के मुद्दे, संरक्षण, नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय संसाधन। संदर्भ कृपया कक्षा 7 की विज्ञान विषय की पुस्तक में अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा के विषय वनोन्मूलन कारण एवं प्रभाव को देखें। वनोन्मूलन कारण एवं प्रभाव विषय को पढ़ाने के लिए विज्ञान शिक्षक 4 चित्रों को मिलाकर एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करता है। पहला चित्र पर्यावरण को एक वन में दिखाता है जहां पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर संबंधों में एक साथ रहते हैं। अगले चित्र में एक आदमी पेड़ को काटता है और फिर वनों की कटाई के कारणों को सचित्र तरीके से समझाया गया है। इसके बाद तीसरे चित्र में हम वनों की कटाई के प्रभाव देख सकते हैं और फिर आखिरी चित्र में हम वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका देख सकते हैं। इस तरह की दृश्य सामग्री शिक्षण अधिगम को मजेदार बनाने में सहायता कर सकते हैं। यहाँ दी गई कार्यपत्रिका का उपयोग करके सीखे हुई बातों का मूल्यांकन कर सकते हैं। कार्यपत्रिका विषय वनोन्मूलन कारण एवं प्रभाव। कक्षा 7 सभी 4 चित्रों का अवलोकन कीजिए एवं अपने टिप्पणियां यहाँ लिखिए। क
2. ख, ग, घ। हम अपने पर्यावरण की बहाली के लिए कैसे सहायता कर सकते हैं? क, ख, ग, घ। 3. मृदा अपरदन क्या है? इसके क्या कारण है? इससे कैसे बचा जा सकता है? उदाहरण 2. जल चक्र का चित्रीय प्रतिरूप एवं जल संरक्षण के बारे में सीखना। पर्यावरणीय मुद्दा। संदर्भ कृपया कक्षा 7 की विज्ञान विषय की पुस्तक में अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन के विषय जल चक्र की समझ के माध्यम से जल का संरक्षण को देखें। चित्र 3.2 में चित्रीय प्रतिरूप में दिखाया गया जल चक्र महासागर से पानी की 2 बूंदों की यात्रा का पता लगाता है। पहले सूर्य की ऊर्जा के कारण इन 2 बूंदों का वाष्पीकरण होता है, जल वाष्पोत्सर्जन उच्च और उच्च होता है और परिणामस्वरूप ठंडा हो जाता है। ये ठंडा संघनन के कारण होता है। संघनन के द्वारा वाष्प ठंडा होता है जब तक ये तरल न बन जाए। जैसे ही ओसांक पहुंचता है, जल वाष्प छोटे दिखने वाली पानी की बूंदों का निर्माण करता है। फिर ये बूंदें बादलों का निर्माण बादलों को टकराने, बढ़ने और ऊपरी वर्षा के रूप में तेजी से गिरती है। कुछ तेजी से बर्फ या ओले के साथ वर्षा के रूप में गिरती है और ये इकट्ठी बर्फ एवं ग्लेशियर को जमा किया जा सकता है, जो हजारों वर्षों तक जमे हुए पानी को संचित कर सकती है। अधिकांश पानी महासागरों में या भूमि पर बारिश के रूप में गिर जाता है, जहां जमीन के प्रवाह के रूप में जमीन पर पानी बहता है। इस पानी का एक हिस्सा नदियों में जाता है जो महासागरों की तरफ ही बहती है। एक हिस्सा भूमि में नीचे रिसता है जिससे भूजल बनाता है। चित्र 3.2 जल चक्र की कहानी का सचित्र चित्रण। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। जल प्रबंधन। जल एक बेहद अनमोल संसाधन है और हमें वर्षा के रूप में प्राप्त अधिकांश जल बह जाता है। यह एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा के जल का प्रयोग भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संचयन या वर्षाजल संचयन कहा जाता है। एक किसान अपने खेतों में पानी का प्रयोग बहुत ही किफायत से भी कर सकता है। एक किसान ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर सकता है। ड्रिप सिंचाई पौधों को पानी देने की ऐसी प्रविधि है जिसमें संकीर्ण नली निर्माण का प्रयोग करके सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। यहाँ दी गई कार्यपत्रिका का उपयोग करके सीखी गई बातों का मूल्यांकन किया जा सकता है। कार्यपत्रिका विषय यह जल चक्र की समझ के माध्यम से जल संरक्षण। एक कार्य योजना का सुझाव दीजिए जिससे आपके क्षेत्र में वर्षा जल का संग्रहण किया जा सके। चिंतन करें कि आपके क्षेत्र में वर्षा कब होती है। वर्षा के जल के संग्रहण के लिए किन तैयारियों की शुरुआत करनी चाहिए। किन कार्यनीतियों के उपयोग द्वारा वर्षा जल के क्षय को कम किया जा सकता है, जैसे कि नालियों की नियमित सफाई, तलछट निकालना, कचरा संग्रहण रोकना। किसको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? किसको जांच करनी चाहिए? किस जगह उस पानी का उपयोग करना चाहिए? उदाहरण 3 वैश्विक तापक्रम में वृद्धि पर्यावरणीय मुद्दा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भूमिका निर्वाह। कृपया कक्षा 8 की विज्ञान विषय की पुस्तक में अध्याय 18 वायु तथा जल का प्रदूषण के विषय वैश्विक तापक्रम में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को देखें। एक और मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। दूसरी तरफ वन क्षेत्र में कमी हो रही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। वनों की कटाई के कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करने वाले पेड़ों की संख्या कम हो गई है। इस प्रकार मानव गतिविधियां वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय में योगदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में नहीं जाने देता। परिणामस्वरूप पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे वैश्विक तापक्रम में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वैश्विक तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई जगहों पर तटीय क्षेत्रों में पहले से ही बाढ़ आ गई है। वैश्विक तापक्रम में वृद्धि के कारण वर्षा के स्वरूप, कृषि, जंगलों, पौधों एवं पशुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उन क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग जिनको वैश्विक तापक्रम में वृद्धि से खतरा है, एशिया में है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन की एक रिपोर्ट हमें ग्रीन हाउस गैसों को वर्तमान स्तर पर रखने के लिए एक सीमित समय देती है, वरना सदी के अंत तक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक वृद्धि हो सकती है, जो कि खतरनाक माना जाता है। पूरी दुनिया में वैश्विक तापक्रम में वृद्धि देशों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। कई देशों ने ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए समझौता भी किया है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें एक दूसरे से बात करते हैं। उन्होंने वैश्विक तापक्रम में वृद्धि के मुद्दे से चर्चा प्रारंभ की। एक विद्यार्थी ऑक्सीजन गैस की भूमिका निभाता है, दूसरा शिक्षार्थी कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका निभाता है और तीसरा शिक्षार्थी एक मानव की भूमिका निभाता है, मध्यस्थ।
दर्शकों को भूमिका निर्वाह रोल प्ले का परिचय देता है। 02 हेलो कोटू, आप कैसे हो? कोटू हेलो O2, मैं अच्छा हूँ। 02 हाँ, आपको अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? दिन प्रतिदिन आपकी मात्रा बढ़ रही है। कोटू O2, इसके लिए मानव जाति का धन्यवाद। वे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, पेड़ काटते हैं और अन्य बहुत से कार्य करते हैं जो मेरी मात्रा बढ़ाते हैं। ओह, मैं ये जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। कोटू हाँ, ये कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। मैं बढ़ रहा हूँ और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। 02 पर आप इसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं? कोटू देखो, O2, मेरा प्राथमिक कार्य बाहर जाने वाले सूर्य के प्रकाश, सूर्य के विकिरण को रोकना है जो पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है। 02 कोटू ठीक है, इसलिए आपकी बढ़ती हुई मात्रा के कारण बाहर जाने वाली सूर्य की विकिरणों के फैलाव में वृद्धि होती है और वातावरण का तापमान बढ़ जाता है जिससे उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे वैश्विक तापमान में वृद्धि कहा जाता है। 02 तो अंततः इस वैश्विक परिवर्तन के लिए मानव उत्तरदायी है, मैं सोचता हूँ। इसके निवारण के लिए उन्हें कुछ उपाय करने चाहिए। मानव कमरे में प्रवेश करता है और 0 की ओर जाता है। मानव ठीक है, इंसान ने कई संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके द्वारा किस प्रकार की संधियां और समझौते? मानव कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि भी वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण है, इसलिए कई देशों ने समझौतों और कोटू संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं जहां उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने का वादा किया है। हाँ, मानव को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए। पृथ्वी के तापमान में 10 डिग्री से कम तक की वृद्धि से जमी हुई बर्फ पिघलेगी एवं समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। O2, इससे तटीय क्षेत्र भी डूब जाएंगे। कोटू हाँ, बहुत सही। पारिस्थितिकी परिवर्तन भी होंगे। O2, परंतु कोटू वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। कोटू हाँ, कुछ तो किया जाना चाहिए, लेकिन आप और मैं वैश्विक तापमान में वृद्धि के बारे में कुछ नहीं कर सकते। मानव, जो इस समस्या के लिए उत्तरदायी है, उन्हें निवारक उपाय करने चाहिए। 02 क्या निवारक उपाय? कोटू यहाँ पर मानव है, उनसे पूछते हैं कि वे वैश्विक तापमान में वृद्धि को कम करने के लिए व्यक्तिगत आधार पर क्या करना चाहेंगे। यहाँ दी गई कार्यपत्रिका का प्रयोग करके सीखी गई जानकारी का मूल्यांकन किया जा सकता है। कार्यपत्रिका विषय यह वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। कक्षा 8 वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका पुनरावलोकन कीजिए, किस तरह से आपका शहर इस समझौते में अपना योगदान प्रदान कर सकता है। उदाहरण 4 भारतीय समाज में सामान्यतः दिखने वाले सामाजिक मुद्दे, लिंग संबंधी रूढ़ियां, जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में जागरूकता बनाने के लिए भूमिका निर्वाह गतिविधि, रोल प्ले। संदर्भ कृपया कक्षा V के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 2 को देखें। हम अलग अलग और विशिष्ट पैदा होते हैं। हम रंगों में अलग हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं और अलग अलग परंपराओं का पालन करते हैं। हमारे समाज में हमने पुराने लोगों को कहते सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, लड़कियों को शिक्षण जैसे आसान पेशे वाले विकल्प चुनने चाहिए। इनको ही जेंडर स्टीरियोटाइप कहा जाता है। जेंडर के आधार पर पूरे समूह की विशेषताओं के बारे में सामान्यीकरण किया जाता है। शिक्षक दीवार पर चार्ट लटकाने के लिए कक्षा के कुछ लंबे लड़कों को बुलाता। लड़कों, कृपया दीवारों पर चार्ट लटकाएं। मुझे विभिन्न पाठ्य सहगामी गतिविधियों के लिए कक्षा से शिक्षार्थियों के नाम देने हैं। यदि आप खेल गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो अपना हाथ उठाएं। शिक्षक जी, कृपया बास्केटबॉल के लिए मेरा नाम लिखें। लेकिन आप एक लड़की हो। लड़कियों को संगीत, नृत्य, बुनाई आदि में भाग लेना चाहिए। खेल गतिविधियों के लिए लड़कों के नाम की उम्मीद है। लड़के कृपया अपना हाथ उठाएं। शिक्षक जी, मैं भरतनाट्यम नृत्य सीखना चाहता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। क्या आप होश में हैं? लड़के भरतनाट्यम नृत्य करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। रोना आरंभ करता है। लड़के रोते नहीं है, रोना मत। क्या तुम्हारे माता पिता ने घर में तुम्हें यह नहीं बताया? इस छोटी सी भूमिका निर्वाह के साथ साथ समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप पर चर्चा करवाई जा सकती है। कार्यपत्रिका विषय यह स्टीरियोटाइप बनाना। कक्षा V1 अपने विद्यालय के दिनों पर दोबारा गौर करें एवं अपने जेंडर स्टीरियोटाइप के अनुभवों को साझा कीजिए। 2 जेंडर स्टीरियोटाइप का क्या प्रभाव है? 3 महिलाओं के सुंदर होने की उम्मीद क्यों की जाती है?
4. क्या परिवार की देखभाल एवं घरेलू जिम्मेदारियां आपके परिवार के पुरुषों द्वारा समान रूप से साझा की जाती हैं? उदाहरण 5. पर्यावरणीय मुद्दा, स्वच्छ भारत, हरित भारत के बारे में जागरूकता बनाने के लिए भूमिका निर्वाह। संदर्भ: कृपया कक्षा वी के विज्ञान विषय की पुस्तक के अध्याय 16, कचरा अंदर, कचरा बाहर के विषय, कृमि खाद को देखें। यहाँ हम भूमिका निर्वाह के रूप में सपना की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। सपना गांव में अपने दादा दादी के घर जा रही है। वो उनसे मिलने के लिए बेहद उत्साहित है क्योंकि उसे उनका साथ पसंद है। निम्नलिखित वार्तालाप को ध्यान से पढ़िए। सपना: मिट्टी के घर में इधर उधर भागते हुए, दादी माँ, आप कहाँ हैं? एक बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी लिए घर से बाहर निकलती है। दादी माँ: ओह, देखो यहाँ कौन है, तुम कितनी बड़ी हो गई हो सपना। प्यार से गले लगाती है। सपना: दादाजी कहाँ है? दादी जी, वो ग्राम पंचायत की बैठक में गए हैं। वो जल्दी ही घर आ जाएंगे। इस बीच तुम कपड़े बदल लो और हाथ मुंह धो लो। मैंने दोपहर के खाने के लिए तुम्हारी पसंद के व्यंजन बनाए हैं। सपना अपने दादाजी से मिलती है और उनके साथ गांव में घूमने के लिए जाती है। सपना: दादाजी, ये कैसी दुर्गंध है? दादाजी, ये कचरे के ढेर में से आ रही है, सड़क के पास स्थित कचरे की तरफ इशारा करते हुए। सपना: कचरा सड़क पर क्यों बिखरा है? क्या आपके गांव में खाद के गड्ढे नहीं है? दादाजी, खाद के गड्ढे क्या है? सपना: यह एक गड्ढा होता है जहां पौधे एवं जानवरों के अपशिष्ट को खाद में बदल सकते हैं। यह न केवल हमारे परिवेश को साफ रखने में सहायता करता है बल्कि इससे बना हरा खाद बाद में खेतों में भी प्रयोग किया जा सकता है। दादाजी, रसोई से निकले कचरे का क्या? सपना: आप इस गड्ढे में फल एवं सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, फालतू बचा भोजन भी डाल सकते हैं। दादाजी, क्या शहरों में इस प्रकार कचरा एकत्रित करते हैं? सपना: शहरों में हमारे पास हमारी कॉलोनी में 2 अलग अलग कूड़ेदान है। हम इसे सूखा कचरा एवं गीला कचरा कहते हैं। हरे रंग के प्रयोग रसोई एवं पौधे या जानवरों के अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए होता है। नीले कूड़ेदान का प्रयोग उन सामग्री के लिए होता है जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु एवं कांच। दादाजी, ये बहुत अच्छा विचार है। कल बैठक में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। अगले दिन ग्राम पंचायत की बैठक में, दादाजी, मानसून की शुरुआत से पहले मेरे पास गांव को स्वच्छ और बीमारी से रखने के लिए एक विचार है, लेकिन मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। ग्रामीण 1: हम कैसे सहायता कर सकते हैं? उत्सुकतापूर्वक पूछा। दादाजी, सबसे पहले हमें कहीं भी कचरे फेंकना बंद करना होगा। ग्रामीण 2: फिर हम इसे कहाँ फेंकें? दादाजी, हम एक गड्ढा खोदेंगे और इसे वहां फेंकेंगे। ग्रामीण 2: मुझे समझ नहीं आ रहा है, इससे कैसे समस्या हल होगी? दादाजी, कचरा मिट्टी के साथ मिश्रित होकर खाद में बदल जाएगा जिससे अच्छी फसल होगी। ग्रामीण 3: सोचते हुए, इससे रासायनिक उर्वरकों पर खर्च किए गए पैसे भी बचेंगे। दादाजी, हमें फसलों के अपशिष्ट को भी जलाना बंद करना होगा। इससे हानिकारक धुआं एवं गैसें बनती हैं जो हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ग्रामीण 1: हम कब शुरू करें? दादाजी, यदि आप सभी इस बात से सहमत हैं, हम कल शुरू कर सकते हैं। सभी गांव वालों ने एकजुट होकर हाँ में उत्तर दिया और अपने गांव को साफ रखने का वादा किया। आशा है कि भूमिका निर्वाह के द्वारा शिक्षार्थियों में कृमि खाद की अवधारणा का विकास होगा, उनके सभी संदेह दूर हो गए होंगे। विद्यार्थियों को यहाँ दी गई कार्यपत्रिका के लिए कहा जा सकता है। कार्यपत्रिका कक्षा वी कचरे में अक्सर मिलने वाली वस्तुएं दी गई है। इन वस्तुओं को संबंधित दान में छांटिए। केले के छिलके, अंडे के छिलके, बची हुई ब्रेड, चाय की पत्ती, अखबार, सूखे पत्ते, पेपर बैग, फटे हुए कपड़े के टुकड़े, पॉलीथीन बैग, टूटा हुआ कांच, एल्यूमिनियम रैप्स, पुराने जूते, टूटे हुए खिलौने, पुराने निमंत्रण कार्ड, बोतलें, जूते, टूथब्रश, कंघा, गाय का गोबर, नारियल की भूसी, ऊन। विघटित होने वाली वस्तुएं हरा, पुनः प्रयोग होने वाली वस्तुएं नीला। 3.4 नाट्य एवं कला के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को समझना। 1. इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे नाट्य एवं कला हमें स्थानीय संस्कृति को समझने में सहायता कर सकते हैं। पहले हम संस्कृति का अर्थ समझते हैं। शब्द संस्कृति की पहली और अत्यधिक प्रभावशाली परिभाषा टेलर 1871 उनके अनुसार वे सभी पूर्ण जटिलताएं जिसमें ज्ञान, धारणा, कला, नैतिकता, कानून, रिवाज एवं अन्य क्षमताएं एवं आदतें सम्मिलित हैं एवं समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अधिगृहीत की जाती है।
एलवुड कहते हैं कि संस्कृति में मनुष्य की संपूर्ण सामग्री सभ्यता, उपकरण, हथियार, कपड़े, आश्रय, मशीन एवं यहाँ तक कि उद्योग प्रणाली भी सम्मिलित है। किसी व्यक्ति की संस्कृति उस व्यक्ति के जीवन का तरीका है, वे चीजें जिनको लोग अहमियत देते हैं। वे चीजें जिनको अहमियत नहीं देते, उनके जीवन की आदतें, उनके कलात्मक कार्य, वे जो भी करते हैं और वे जो भी पसंद करते हैं। भौतिक वस्तुओं से अभिप्राय है मानव की संपूर्ण भौतिक सभ्यता, उपकरण, हथियार, कपड़े, मशीनें एवं उद्योग। गैर भौतिक वस्तुओं से तात्पर्य है भाषा, कला, धर्म, नैतिकता, कानून एवं सरकार। मानव विज्ञानी संस्कृति को अक्सर मानसिक ढांचे या ब्लूप्रिंट के रूप में देखते हैं जिसके द्वारा जीवन व्यतीत किया जाता है। मानव को संस्कृति की आवश्यकता है क्योंकि उनके आनुवांशिक निकाय ने दुनिया में होने वाले अनुभव की संपूर्णता से मुकाबला करने के लिए एक पूर्ण कार्यक्रम प्रदान नहीं किया है, जबकि जानवर अपनी सहज प्रवृत्ति के द्वारा ही विशेष रूप से संचालित करते हैं। यह मनुष्य के जैसा नहीं है। मनुष्य संस्कृति के रूप में सकेतिक, दूसरों के संचित अधिगम पर बहुत अधिक निर्भर है। संस्कृति कई प्रकार की हो सकती है। व्यक्तिगत, निजी संस्कृति निजी विशेषताएं जैसे पसंद नापसंद, हित, सोच के तरीके, सामाजिक व्यवहार के नमूने व्यक्तिगत, निजी संस्कृति का गठन करते हैं। स्थानीय, सामुदायिक संस्कृति इसी प्रकार अलग अलग समुदायों के अलग अलग रिवाज, परंपराएं, धारणाएं एवं रहन सहन के तरीके जिसे स्थानीय, सामुदायिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय संस्कृति प्रत्येक राष्ट्र के आदर्श, मूल्य, विचार एवं व्यवहार के तरीकों के विशिष्ट रूप होते हैं। ऐसे राष्ट्रीय विशेषताएं राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं। वैश्विक संस्कृति आज जीवन भौगोलिक सीमाओं में सीमित नहीं है। प्रौद्योगिकी जैसे के उपयोग के कारण विश्व एक इकाई में सिकुड़ गया है। 21वीं सदी में हम बदलती हुई दुनिया में बढ़ रहे हैं या वैश्विक रूप से बढ़ रहे हैं। हम जीवन के साझा मूल्य सहयोग, समानुभूति, सहानुभूति, सामाजिक सेवाओं, सामाजिक जागृति एवं सामाजिक संवेदनशीलता के रूप में साझा कर रहे हैं जिसे वैश्विक संस्कृति कहा जाता है। नाट्य एवं कला गतिविधियां एक समुदाय के विशिष्ट अर्थ एवं चरित्र को पहचानने और बढ़ाने के लिए सहायता करती है। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की विविधता और अन्य संस्कृतियों के प्रति खुलेपन के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हमारी संस्कृति की समझ एवं अस्मिता की भावना एक पूर्व शर्त है। अगले उपभाग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे शिक्षा स्थानीय, सामुदायिक संस्कृति को समझने में सहायता कर सकता है। 3.4.1 संस्कृति ग्रहण में कला की भूमिका। संस्कृति ग्रहण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से हम उस संस्कृति के बारे में सीखते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। संस्कृति ग्रहण के द्वारा हम हमारे समाज में स्वीकृत व्यवहार, मूल्य, भाषा एवं नैतिकता सीखते हैं। हम अपने समाज के अन्य सदस्यों, हमारे अभिभावक, मित्र, शिक्षकों एवं गुरुओं को देखकर सीखते हैं। संस्कृति ग्रहण संप्रेषण के माध्यम से सीखा जाता है, बोलचाल, शब्दों एवं हाव भाव के रूप में। हम विशिष्ट छवियों, उद्देश्यों, स्थानों एवं अनुभवों के माध्यम से भी सीखते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों की विशेषता है। कलाकृतियाँ किसी विशेष संस्कृति के बारे में बतलाते हैं। इन कलाकृतियों को अभिव्यक्ति परिवर्तन के लिए, आवाज और नए विचारों को जीवन देने के लिए रचनात्मकता के केंद्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अलग अलग कलाकृतियों के बारे में सीखना मौजूदा संस्कृति को अगली पीढ़ी को हस्तांतरण की प्रक्रिया में भी सहायता करती है। कला के भी कई अर्थ हैं, कलाकार के सन्निहित अर्थ सहित। इसकी गैर मौखिक प्रवृत्ति के कारण कला एवं शिल्प के कार्यों के बारे में चर्चा आवश्यक रूपांतरण कार्य है। उनके अर्थ का गूढ़ रहस्य न केवल दार्शनिक रूप से सोचने और इन विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता पर निर्भर करता है, बल्कि सांस्कृतिक परंपरा की समझ पर भी है कि कला या शिल्प के काम करने के साथ साथ उनके द्वारा बनाए गए सांस्कृतिक संदर्भों की समझ भी सम्मिलित है। रॉबर्ट एवं विलियम्स 2005। कलाकृतियां अर्थों की नई गहरी परतों को सोचने और व्यक्त करने के अवसर प्रदान करते हैं। ये समृद्ध अनुभव, संदर्भ बिंदु एवं संसाधनों के रूप में हमारी सोच के प्रदर्शन का हिस्सा बन सकते हैं। आइए मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं की यात्रा करें। भोपाल से होशंगाबाद की यात्रा करते हुए हम उन गुफा के चित्रों से क्या सीख सकते हैं? ये कब बनाए गए थे? क्या हम इन चित्रों से इंसान के जीवन के बारे में कुछ सीख सकते हैं? चित्र 3.3 भोपाल जिले में भीमबेटका की गुफाएं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। स्रोत वेबसाइट। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। भीमबेटका गुफाएं सबसे पुरानी आर्ट गैलरी सदियों से मानव के घर थे। जिस समयावधि में चित्रों को बनाया गया था, पुरातत्वविदों को होमोसेपियन की प्रगति के बारे में भी जानने को मिला।
भीमबेटका गुफाओं को भारत की सबसे पुरानी आर्ट गैलरी माना जाता है। ये गुफाएं लगभग 30,000 वर्षों से है। ये चट्टान आश्रय गुफाएं समृद्ध वनस्पति और जीवों से घिरी हुई है। भीमबेटका में 243 चट्टान आश्रय है। इन चट्टान आश्रयों में पाए जाने वाले चित्रों में ऑस्ट्रेलिया के काकडू नेशनल पार्क, कालाहारी राजस्थान में बुशबेन के गुफा चित्रों एवं फ्रांस में उच्च पुरापाषाण लेसाकांक्स गुफाओं के चित्रों के साथ अतुलनीय समानताएं हैं। भीमबेटका प्राकृतिक आर्ट गैलरी में चित्रों में लाल और सफेद रंगों की नक्काशी की गई है, जिसमें कभी कभी हरे और पीले रंग की आभा नजर आती है। चित्रकारी पूर्व मानव के दैनिक जीवन को दर्शाती है, जैसे शिकार, घरेलू कार्य, घुड़सवारी, पशुपालन। ये चित्र सबसे पुराने निवासियों के जीवन की झलक प्रदान करते हैं। गुफा निवासियों द्वारा प्रयोग किए गए रंग मैंगनीज, हेमेटाइट, नर्म लाल पत्थर और लकड़ी के कोयले के मिश्रण द्वारा बनाए जाते थे। शायद पशु, चर्बी और पत्तियों का रस भी मिश्रण में प्रयोग किया जाता था। 3.4.2 नाट्य के सांस्कृतिक कार्य। नाट्य में विभिन्न स्थितियों एवं हालातों का प्रयोग होता है और इन विभिन्न स्थितियों एवं हालातों में साझेदारी करने और बातचीत से सांस्कृतिक समझ का विकास होता है। हमें समझने की आवश्यकता है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच समानताएं एवं भिन्नताएं हैं। प्रतिभागी अलग अलग दृष्टिकोणों एवं परिप्रेक्ष्यों की बहुलता को पहचानते और अस्तित्व के नए तरीकों को सामुदायिक सहयोगी नाटकीय प्रक्रिया में प्रामाणिक संलग्नता और भूमिका की विभिन्न पहचानों के व्यवहार एवं पुनर्व्यवहार के द्वारा खोजते एवं अभिव्यक्त करते हैं। एंडरसन 2012, निकोलसन 2005, ओटूल एवं डून 2015। कहानी कहना। इस पाठ्यक्रम की इकाई 1 में चर्चा की गई है। एक नाटकीय रूप में नाट्य कक्षाओं में अंतर सांस्कृतिक आयामों की खोज के लिए एक विशिष्ट क्षमता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक एक कहानी 2-3 मिनट के साथ कक्षा आरंभ कर सकता है और फिर विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से एक कहानी, लोक कथा, बताने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्हें सोचने एवं अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सकता है। वे अपनी कहानी अपने मित्र के साथ साझा कर सकते हैं। कक्षा में कहानियों को साझा करने से उनका आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है एवं साथ ही उन्हें दूसरों की संस्कृतियों के बारे में सीखने का मौका मिलता है। कहानी कहने के माध्यम से विश्नोई समुदाय के बारे में जानना। राजस्थान के विश्नोई सिर्फ एक धर्म में विश्वास रखते हैं, प्रकृति का संरक्षण। ये धर्म 500 वर्ष पुराना है और इसके 10 लाख से अधिक अनुयायी हैं। इन 10 लाख लोगों के लिए सभी जीवित प्राणियों का संरक्षण जीवन का एक तरीका है। हम इन अनुयायियों को खोजने के लिए जोधपुर जा सकते हैं। ये धर्म भगवान जम्भेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया था, जो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माने गए हैं, जो कि पृथ्वी पर सभी के संरक्षक हैं। विश्नोई का जीवन मुख्यतः 29 सिद्धांतों द्वारा शासित है, परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्राण दया या सभी जीवित चीजों के लिए करुणा का भाव होना है। करीब 525 वर्षों से प्रत्येक विश्नोई, युवा एवं बुजुर्ग दया की इस भावना के लिए जीवित और यहाँ तक कि मर चुके हैं। विश्नोई पेड़ों को पवित्र मानते हैं, लेकिन उनकी सहानुभूति पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव के लिए फैली हुई है। इसलिए वे अपने गांव में मौजूद पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हैं। काला हिरन एवं चिकारा, मोर, गिद्ध एवं तीतर जैसे पक्षी एवं यहाँ तक कि लुप्त प्रायः सोहन चिड़िया जैसे जीव जंतु विश्नोई गांव को सुरक्षित स्थान मानते हैं। विश्नोई की भूमि का एक अंश, जहां वन्य जीवों का संरक्षण एक धर्म है। कहानी कहना के माध्यम से राजस्थान विश्नोई समुदाय के बारे में जानने के बाद अब हम मेघालय राज्य के मातृवंशीय समाज के बारे में जानते हैं। पितृवंशीयता, पितृसत्तात्मकता एक ऐसी व्यवस्था है जिसे पूरी दुनिया में अनुसरण किया जाता है। इस व्यवस्था में पिता के परिवार का नाम अपनाया जाता है, परंतु मातृवंशीय, मातृसत्तात्मक व्यवस्था माँ एवं उसके पूर्वजों के माध्यम से उत्पत्ति को समझा जाता है और आमतौर पर संपत्ति की वारिस भी वही होती है। खासी, जयंतिया एवं गारो लोग नायर एवं बट जातियों के साथ इस व्यवस्था को अपनाते हैं और मातृवंशीयता में विश्वास रखने वाले संसार के सबसे बड़े समुदाय का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों को कहानी कहने या नाटकीकरण के माध्यम से मातृवंशीय समाज की अनोखी व्यवस्था के बारे में परिचित करवाया जा सकता है। मेघालय मातृवंशीय समाज। मेघालय भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ये पूरे पूर्वोत्तर में एकमात्र ऐसा राज्य है जो मातृवंशीय है और जिसकी पहचान पूरी तरह से माँ से है। इस तरह से मेघालय की महिलाएं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके साथ समान अधिकार का व्यवहार किया जाता है, लेकिन उनके परिवार का मुखिया हमेशा पिता ही होता है। इस समाज में कुछ मामलों को छोड़कर अवैध बच्चे या बच्चों को छोड़ देना बहुत ही दुर्लभ है। संतानों के साथ समान व्यवहार होता है, चाहे लड़का हो या लड़की।
कुल मिलाकर यह एक जटिलताओं से रहित अनोखा समाज है और डरावनी और भयानक दुल्हन जलाना या दहेज प्रथा से रहित। इस मातृवंशीय समाज में उदाहरण के लिए खासी समुदाय को लेते हैं। माँ के पक्ष के रक्त संबंधियों को कावानेट्स की कुर और पिता के पक्ष के रक्त संबंधियों को एग्नेट्स की खा के नाम से जाना जाता है। जातीय रूप से उनकी उत्पत्ति अन्य समाजों के विपरीत एक सामान्य पूर्वज से माता से बेटी की है। जाति के बाहर विजातीय विवाह भी कठोरता से लागू है। अपनी जाति के सदस्यों के बीच बनाए गए अतरंग भौतिक संबंध बनाने से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। यह एक अक्षम्य पाप है। पुराने दिनों में इस तरह के नियमों का उल्लंघन करने को अपवित्र माना जाता था और इसमें सम्मिलित व्यक्तियों का बहिष्कार किया जाता था। 3.4.3 शिल्पकारों के साथ परस्पर संवाद। देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए ये सभी विद्यालयों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वे विद्यालय शिक्षा के विकास के चरणों में स्थानीय, क्षेत्रीय कला एवं शिल्प परंपराओं के दृश्य एवं प्रदर्शनी दोनों रूपों का उपयोग करें। सभी विद्यालयों को विद्यालय की चारदीवारी से दूर बच्चों को समुदाय के साथ कार्य करने के लिए अनुभव प्रदान करने चाहिए। NCERT 2008। ऐसा करने का एक तरीका है कि बच्चों को स्थानीय शिल्पकारों से परस्पर संवाद करने के लिए अवसर प्रदान किए जाए। समुदाय से या दूर क्षेत्रों से आमंत्रित किए गए कलाकार कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं और हमारी संस्कृति को सीखने में विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं। हाथ से काम करने से हम विभिन्न स्वरूपों, प्रतीकों से अवगत होते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। जब हम किसी शिल्प कार्य में पारंपरिक डिजाइन को देखते हैं, हम विभिन्न ज्यामितीय आकार, रूपांकनों, रंगों का अवलोकन करते हैं एवं उस शिल्प कार्य के अर्थ के बारे में सीखते हैं और उसके द्वारा हम संस्कृति से जुड़ते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थी शिल्प कार्य से निम्न प्रकार से जुड़ सकते हैं। कलाकारों को मधुबनी चित्रकारी, वली आर्ट, बुनाई, कढ़ाई, कठपुतली बनाना, मिट्टी के बर्तन, बंधेज की रंगाई, मोमबत्ती बनाना एवं चीनी मिट्टी के निर्माण आदि पर कार्यशाला के लिए आमंत्रित करना। विद्यार्थियों को विभिन्न उत्सवों पर घर या विद्यालयों में रंगोली या अल्पना बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। दीवारों पर शीशे, पत्थर एवं टाइलों की सहायता से पच्चीकारी का काम करना एवं विद्यालय में राज्य सप्ताह या राज्य दिवस का आयोजन करना, जहां विद्यार्थी अपने सदन से संबंधित लोक नृत्य कलारूपों का प्रदर्शन कर सकते हैं। विद्यार्थियों की कलाकारों एवं रचनाकारों के साथ जीवंत बैठकों की व्यवस्था की जानी चाहिए और इनके कार्य एवं सांस्कृतिक वातावरण का अनावरण शिक्षार्थियों को उनकी संस्कृति से परिचित कराने के अन्य तरीके हैं। ये गतिविधियां उनको कला की पद्धति एवं उनके सांस्कृतिक वातावरण के आधार से अवगत कराएगी। वो कलाकारों के बारे में गहरी समझ विकसित कर पाएंगे। 3.5 नाट्य एवं कला के माध्यम से वैश्विक संस्कृति को समझना। स्थानीय संस्कृति को समझने में नाट्य एवं कला की भूमिका पर चर्चा करने के बाद इस भाग में हम वैश्विक संस्कृति को समझने में नाट्य एवं कला की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमें वैश्विक संस्कृति समझने की आवश्यकता क्यों है? यह आज और आवश्यक है क्योंकि विश्व तेजी से बदल रहा है। मानव जीवन भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। प्रौद्योगिकी ने सूचनाओं को कहीं भी किसी भी समय सुलभ कराया है। अर्नेट 2002 ने तर्क दिया है कि युवा लोगों ने अब एक द्वि-सांस्कृतिक पहचान विकसित की है जो उनकी स्थानीय पहचान के साथ वैश्विक संस्कृति के संपर्क में आने से उसकी समझ से अपने नए तत्वों को जोड़ती है। इसलिए स्थानीय संस्कृति को समझने के साथ साथ वैश्विक संस्कृति को समझना भी आवश्यक है। आइए हम वैश्विक संस्कृति को समझने में नाट्य एवं कला की भूमिका की चर्चा करें। कला विविध समूहों के बीच में एक संवाद की शुरुआत करने में सहायक है, जिसके कारण हमें एक दूसरे से जुड़ने के सुरक्षित अवसर मिलते हैं। यह विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है। कला उन लोगों को आवाज देती है जो कभी सुने नहीं जाते हैं। कला आसपास से ही व्युत्पन्न होते हैं। आसपास क्या चल रहा है? कौन सी सामग्री सुलभ है? जब बच्चे उन कलाकृतियों से परिचित होते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा और वे उससे जुड़ते हैं, तो ये सीखने के नए द्वार खोलती है, जैसे ग्रीक मिट्टी के बर्तन, फारसी कलात्मक हस्तलिपि, चीन की टेराकोटा सेना आदि। कला विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित कलाकारों द्वारा बनाई जाती है। एक कलाकार दूसरे लोगों के साथ अनुभव साझा करने का विकल्प चुनता है, भले ही वे पूरी तरह से दुनिया को अलग तरीके से अनुभव करते हैं। इससे क्या लाभ होता है कि आप दूसरों के साथ इस अनुभव को साझा करने का निर्णय लेते हैं? कला आपको असहमत होने के अवसर प्रदान करती है और इन असहमतियों का जश्न मनाती है। कलाकृतियां अंतर्ज्ञान, अनिश्चितता और रचनात्मकता के लिए उपजाऊ आधार प्रदान करनी है। विभिन्न समुदायों के कलाकारों में एक समानता है कि वे सभी समाज में मौजूद परंपरागत समस्याओं का सामना करने के लिए अपरंपरागत तरीकों की तलाश करते हैं।
इसलिए कला दुनिया को बदलने के लिए दुनिया को एक साथ ला सकता है। जब हम किसी कला संग्रहालय या कला प्रदर्शनी देखने जाते हैं, जहां दुनिया के विभिन्न भागों के कलाकारों ने अपने काम का प्रदर्शन किया है, तो कलाकृतियां हमें साझा करने, चर्चा करने और इससे अधिक दूसरों के साथ मतभेदों के लिए सहिष्णु बनाने के लिए हम साथ लेकर आती है। कला के साथ एवं कला से अधिक अन्य लोगों के साथ भेंट, अन्य लोगों को समझने में हमारी सहायता कर सकता है और हमारी स्वयं के बारे में अवधारणा का विस्तार करता है। हम मोनालिसा के चित्र का उदाहरण लेते हैं, जिसे इटली के चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और इंजीनियर लियोनार्डो दी विंची ने बनाया है, जो शायद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी है। ये चित्रकला कला के कार्यों में सबसे अधिक चर्चा वाले विषयों में से एक है। एक प्रसिद्ध भारतीय पेंटर एम.एफ. हुसैन के कला का काम रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों से प्रेरणा लेता है और आधुनिक शैली में देवी देवताओं को चित्रित करता है। उदाहरण 6, जापान की उकियो कला। संदर्भ, कृपया कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक के अध्याय 8, संस्कृति एवं आधुनिक संसार के विषय प्रिंट इन जापान को देखें। सन 1753 में ईडो में जन्मे किटागावा ओटामारो व्यापक रूप से उकियो नामक कला के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तैरती दुनिया के चित्र या सामान्य मानव अनुभवों, विशेष रूप से शहरी लोगों के चित्रण किए गए हैं। ये चित्र संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तक ले जाए गए और इन्होंने मैनेट, मोनेट, वान गांध जैसे कलाकारों को प्रभावित किया। इन चित्रों ने कई देशों में कलाकारों को प्रेरित किया और विशेष रूप से कला के क्षेत्र में बाधाओं को तोड़ दिया। इस कला को उसकी सुंदरता और छोटे आकार की वजह से सराहा गया। जापान में कलाकारों ने लकड़ी के ब्लॉक प्रिंट्स बनाए और सुंदर महिलाओं, काबुकी कलाकारों एवं सूमो पहलवानों, ऐतिहासिक दृश्यों एवं लोक कथाओं, यात्रा के दृश्यों एवं परिदृश्यों, वनस्पतियों एवं जीवों और प्रेम काव्य जैसे विषयों पर चित्रकारी बनाई। विकिपीडिया। शिक्षार्थी संलग्नता विद्यार्थियों को जापान में उत्पन्न हुई उकियो कला के बारे में जानकारी एकत्रित करने और कैसे इसने संसार के अन्य भागों की कला एवं कलाकारों को प्रभावित किया, इसके लिए एक परियोजना कार्य दिया जा सकता है। ये कला एक साझा विरासत से विद्यार्थियों का परिचय कराती है और समाज में कला के महत्व को समझने के लिए सक्षम बनाते हैं। कलाकारों द्वारा बनाए गए ये कलाकृतियां वैश्विक नजरिए की प्रतीक है। ये समाज की सार्वभौमिक या समकालीन समस्याओं के संबंध में कलाकारों की परंपराओं और विचारों को दर्शाती है। कहानी कहना शिक्षार्थियों को वैश्विक संस्कृति के बारे में जागरूक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नाटकीय रूप से कहानी सुनाने से श्रोताओं को संसार के इतिहास, धर्म एवं संस्कृति से अवगत कराया जा सकता है। दर्शक एक कहानी के रूप में दूसरों के इतिहास, विश्वास, मूल्यों एवं पहचान के बारे में सीख सकते हैं, जो उन्हें उन सांस्कृतिक समूहों के करीब ले जाता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति को मूल अमरीकियों, लैटिन अमरीकियों, अफ्रीका एवं एशिया की संस्कृतियों को मिलाकर आकार मिला है, इसलिए यह विश्व के सबसे अधिक सांस्कृतिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण भाग है समानुभूति, सहिष्णुता, सहयोग, साझा करने की भावना एवं एक दूसरे के प्रति सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करना। 3.6 सारांश। इस इकाई में हमने चर्चा की कि नाट्य एवं कला सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों को समझने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नाट्य एवं कला पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के लिए निर्गम मार्ग प्रदान करके सामाजिक मुद्दों को संभालने, किसी मुद्दे पर विशेष नजरिए को विकसित करने एवं इस वास्तविक मुद्दे पर चिंतन करने की क्षमताओं को बढ़ाने के अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। सामाजिक मुद्दों का वर्णन करने के लिए दृश्य कलाओं का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों को दृश्य एवं प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से दर्शाने में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करने से उनमें जिम्मेदारी की भावना का विकास करता है। नाट्य एवं कला को स्थानीय और साथ ही वैश्विक संस्कृति की समझ को विकसित करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की कलाएं किसी विशेष संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये कलाएं अभिव्यक्ति के लिए, निर्गम मार्ग परिवर्तन के लिए, आवाज और सृजनशील नए विचारों को जीवन देने के लिए भी उपयोग की जाती है। अलग अलग कलाकृतियों के बारे में सीखना अगली पीढ़ी तक मौजूदा संस्कृति को सौंप देने के लिए संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया में सहायता करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।